नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का जो मेरा टॉपिक है वो आपको क्या है कि बीएसएससी जो इंटर लेवल की जो वैकेंसी आई है, ठीक है ना, उसका जो प्रिपरेशन है उसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि इस सेशन में जीके जीएस के जो टॉपिक है उसका हम लोग चर्चा करेंगे। तो इससे पहले भी क्या है कि आपको इसके 2 क्लास जो है वो आपको हो चुकी है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख लेंगे। तो देखिए, एनालिसिस थोड़ी लंबी होगी और इस एनालिसिस में हम लोग क्या किए हैं कि आपके लिए जो भी मतलब कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना, उस सारे को जो है इसमें इंक्लूड किए हैं, ठीक है ना। मतलब जो भी आगामी एग्जाम में आने वाले जो आपके चांसेज है उसको यहाँ पे क्या किए हैं कि आपको रखे हैं, ठीक है ना। और इसमें जो क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी एग्जाम के जो है वो आपको पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का मेरा जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से जो है वो आपको ली गई। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कर रही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए कह रहा है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद है आपको ब्रिटेन, उसके बाद है आयरलैंड, उसके बाद है दक्षिण अफ्रीका। तो देखिए, तो ये जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है साथियों, वो हमारे भारत में जो है वो आपको आयरलैंड से जो है वो आपको प्रेरित है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए, तो हमारे देश में आयरलैंड के संविधान से क्या प्रेरित है। तो देखिए, एक तो सबसे पहले आपको डीपीएसपी, ठीक है ना, इसके बाद जो है आपको राज्यसभा में जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं वो अभी जो प्रेरित है वो आपको आयरलैंड से। तो देखिए, तो यहाँ पे याद रखिएगा, राज्यसभा में, ठीक है ना, सदस्यों का क्या कहेंगे, मनोनयन। यह भारतीय संविधान में जो है वो कहाँ से प्रेरित है, तो क्या कहेंगे, तो वह आपको यानी कि आयरलैंड के संविधान से जो है वो आपको प्रेरित है। उसके बाद है एक चीज और, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, वह आपको क्या है, तो वह है आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वह आपको कहाँ से प्रेरित है। तो देखिए, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया जो है ये आपको आयरलैंड से जो है वो आपको प्रेरित है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्या कि बताइए कि ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, आयरलैंड, यहाँ से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है, तो क्या कहेंगे, राज्य के नीति निर्देशकता। तो उसके बाद राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन और आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है ये। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि भारत में राष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से प्रेरित है। तो साथियों, राष्ट्रपति का जो पद है वह आपको अमेरिका से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो इसे आपको याद रखना है। इसके अलावा अमेरिका से जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ये भी आपको प्रेरित है। और ब्रिटेन से याद रखिएगा कि विधि द्वारा मतलब क्या कहते हैं कि आपको विधि निर्माण की प्रक्रिया। इसके बाद जो है विधि का शासन, यह जो है आपको ब्रिटेन से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर पूछेंगे कि विधि का शासन जो है भारतीय संविधान में कहाँ से प्रेरित है, तो क्या कहेंगे, आपको ब्रिटेन से। इसके अलावा विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वह कहाँ से प्रेरित है, तो साथियों विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी आपको कहाँ से प्रेरित है, तो आपको ब्रिटेन से। और इसी में कहेंगे क्या, जानते हैं कि विधि के समक्ष जो संरक्षण है, तो देखिए, तो विधि के समक्ष जो संरक्षण है साथियों वो आपको कहाँ से प्रेरित है, वो कहेंगे वह आपको यानी कि अमेरिका से जो है वो आपको प्रेरित है। फिर आपको दक्षिण अफ्रीका, तो याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत में जो है आपको संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है साथियों वह आपको प्रेरित है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे कि बताइए कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख कहाँ है। संविधान के भाग 20 में, और अगर अनुच्छेद पूछेंगे तो वो आपको 368 में। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो एक का जो सही आंसर होगा मेरे भाई वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इस पे बात करते हैं। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या है कि आपको विचार कीजिए, यानी कि कथन पर आपको विचार करने के लिए कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि 9 दिसंबर 1946 को होने वाली संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने क्या किया कि आपको भाग लिया, यह कह रहा है। तो देखिए, तो संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, तो यह कथन जो है क्या है कि आपको गलत है। दूसरा कह रहा है संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है वो आपको हुआ था, तो ये भी आपको गलत है, क्योंकि संविधान सभा का जो गठन है वह वयस्क मताधिकार के आधार पर न होकर सीमित मताधिकार के आधार पर हुआ था। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, तो कहेंगे सीमित मताधिकार के आधार पर हुआ था, क्योंकि जिस समय संविधान सभा का गठन होता है 1946 में, उस समय तक हमारे देश में मात्र 10% मतलब 10% लोगों को ही मत देने का क्या होता है, क्या आपको अधिकार होता है। और संविधान सभा में जो सदस्य चुने जाते हैं वो आपको क्या होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से जो होता है आपको प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना जाता है। तो ये भी कथन जो है वो आपको क्या है जानते हैं, गलत है। तो नहीं इसका कथन एक सही है और नहीं आपको
दो सही है। तो वही पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन मतलब क्या है कि सही कथन जो है उसका चयन कीजिए, ठीक है ना, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, तो इसमें क्या जो सही कथन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, नहीं एक सही है और नहीं आपको क्या है, दो सही है। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था। तो देखिए, भारत में संविधान सभा का जो गठन हुआ था साथियों, वह आपको कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि कैबिनेट मिशन योजना जो है वो आपको भारत जो है वो आपको कब आती है, तो याद रखिएगा 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन योजना भारत आती है। और इसमें जो होते हैं आपको 3 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। एक जो है वो आपको पैथिक लॉरेंस, जो कि कैबिनेट मिशन योजना के क्या होते हैं कि आपको अध्यक्ष होते हैं, तो इसे आपको याद रखना है। दूसरे जो होते हैं वो आपको सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये दोबारा भारत आए रहते हैं, ठीक है ना, तो ये भी याद रखिएगा, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। उसके बाद साथियों एक जो बंदे होते हैं उनका नाम क्या होता है, तो वे होते हैं आपको एबी अलेक्जेंडर। ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य नहीं थे। तो इस 3 को छोड़कर बाकी अन्य ऑप्शन जो रहेंगे वो आपको दिए जाएंगे। तो ये जो पैथिक लॉरेंस देख रहे हैं, यह आपको क्या थे, तो वह भारत के यानी कि सचिव थे, यानी कि भारत सचिव के पद पर ये थे। उसके बाद सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे वो आपको व्यापार बोर्ड के क्या थे, क्या अध्यक्ष थे। एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए, तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे साथियों समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं 3 नंबर प्रश्न में। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है निहित है। तो साथियों लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जो बात कही गई है ना, वो आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो यहाँ से एक बात आती है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है यानी कि डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी, इसका जो उल्लेख है वो आपको कहाँ है, तो देखिए, तो इसका जो उल्लेख है साथियों वो आपको भाग 4 में, और अगर हम अनुच्छेद की बात करते हैं तो वो आपको 36 से 51 में जो है इसका उल्लेख है। और यह हमारे देश में जो है कहाँ से प्रेरित है, तो याद रखिएगा साथियों, यह जो है आपको आयरलैंड से जो है वो आपको प्रेरित है, जो कि आप अभी पढ़े हैं। फिर यहाँ से बात आती है मूल अधिकार। तो साथियों ये जो मूल अधिकार है, ठीक है ना, यह हमारे देश में जो है वो आपको अमेरिका से क्या है कि आपको प्रेरित है। और इसकी जो चर्चा है संविधान के भाग जो है 3 में, और आपको अनुच्छेद कहेंगे तो वो आपको 12 से 35 में जो है वो आपको उल्लेखित है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना। और भाग 3 को जो है संविधान का क्या कहा जाता है कि आपको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फिर है आपको यहाँ पे याद रखिएगा प्रस्तावना। तो देखिए, तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना का विचार है साथियों वो आपको अमेरिका से क्या है कि आपको प्रेरित है। जबकि प्रस्तावना की अगर हम भाषा की बात करते हैं साथियों, तो प्रस्तावना की भाषा भावनाएं या प्रस्तावना की भाषा की जो गठन शैली है वह आपको ऑस्ट्रेलिया से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछे जाएंगे कि बताइए कि ये जो मूल कर्तव्य है वह मूल कर्तव्य कहाँ से प्रेरित है, यानी कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज है वह कहाँ से प्रेरित है, ये भी तो पूछे जाएंगे। तो देखिए, तो यह जो है आपको रूस से प्रेरित है। और इसकी जो चर्चा है वह आपको भाग 4A में, और आपको अनुच्छेद पूछेंगे तो ये हो जाएगा आपको 51A में जो है इसका क्या किया गया कि आपको उल्लेख किया गया। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होना चाहिए। भाग 3 को हम लोग क्या कहते हैं, तो संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो 3 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सारे चीजें समझ में आते होंगे। अगर जहां भी दिक्कत हो आप अपना जो कमेंट है वो करके हमें बताएंगे। हम जब आपके कमेंट को रीड करेंगे तो उस समय हम सारे चीजों का सॉल्यूशन करेंगे और इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है आप लोग अपना बेशकीमती सुझाव जो है हमें जरूर दे। चलिए अब हम चलते हैं 4 में। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है। तो साथियों संविधान के अनुच्छेद 360 जो है उसमें क्या है कि वित्तीय आपात स्थिति लागू करने के बारे में जो है वो आपको प्रावधान किया गया। तो देखिए, तो वित्तीय आपात से जुड़ा हुआ अनुच्छेद कहेंगे तो आपको 360। और एक चीज याद रखिएगा कि भारत में जो वित्तीय आपात का प्रावधान है वह आपको अमेरिकी संविधान से क्या है कि आपको प्रेरित है। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे कि भारतीय संविधान में जो है आपको जो वित्तीय आपात है किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो आप क्या कहेंगे, अमेरिका। उसके बाद जो है ये वित्त आयोग जो है इसके बारे में जो उल्लेख है कहाँ है, तो ये आपको अनुच्छेद 280 में। उसके बाद है भारत के अटॉर्नी जनरल, इसके बारे में उल्लेख जो है कहाँ है, भारत के महान्यायवादी के बारे में, तो यह आपको अनुच्छेद क्या कहेंगे 76 में। तो यहाँ से एक बात आएगी कि भारत के जो अभी महान्यायवादी है वो आपको कौन है, तो देखिए भारत के जो अभी महान्यायवादी है साथियों वो आपको आर वेंकट रमनी है। कौन है, आर वेंकट रमनी जो है वह अभी भारत के महान्यायवादी। और महान्यायवादी जो होते हैं भारत सरकार के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार होते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, इनकी जो नियुक्ति होती है वो आपको
राष्ट्रपति के द्वारा होती है और महान्यायवादी जो होते हैं संसद का सदस्य मतलब न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते, याद रखिएगा। उसके बाद है राष्ट्रपति शासन। इसका जो उल्लेख है साथियों वह आपको अनुच्छेद 300 आपको 56 में, यानी कि किसी राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है वो आपको लागू किए जाएंगे। तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए 5 में कह रहा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की अनुशंसा करने वाली जो समिति है उसका नाम क्या है। तो साथियों उसका जो नाम है बलवंत राय मेहता समिति। तो देखिए ये जो बलवंत राय मेहता समिति है इसी के आधार पर भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है वो आपको त्रिस्तरीय जो है वो आपको गठित की गई है, ठीक है ना। तो यहाँ से बात आती है ये जो बलवंत राय मेहता समिति है इसका गठन कब होता है, 1957 में। और इसी के रिपोर्ट के आधार पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत होती है साथियों यह आपको 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के जो नागौर जिला होता है वहीं से भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। फिर आपको कोठारी समिति। तो देखिए इसका जो गठन किया गया था 1964 में, याद रखिएगा कि ये जो आपको कोठारी समिति है इसका गठन कब होता है, तो कहेंगे 1964 में। क्यों होता है, तो शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए होता है। उसके बाद है अशोक मेहता समिति। इसका गठन जो है 1977 में हुआ था और यह पंचायती राज से संबंधित क्या है कि आपको समिति है। और अशोक मेहता समिति ने कहा था कि ये जो पंचायती राज है उसका स्वरूप जो है वो आपको द्विस्तरीय कर दिया जाए, जिला परिषद और प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति। अर्थात इसने ग्राम पंचायतों के क्या है कि आपको समापन की बात जो है वो आपको कही थी। तो भारत में जो पंचायती राज का स्वरूप है साथियों वो आपको है कैसी, तो देखिए तो भारत में पंचायती राज का जो स्वरूप है मेरे भाई वो आपको त्रिस्तरीय। अब हम कहेंगे सर त्रिस्तरीय करने का मतलब क्या हुआ, तो समझिए। तो एक जो है सबसे पहले ग्राम स्तर पर, क्या है ग्राम स्तर पर। तो देखिए तो साथियों ग्राम स्तर पर जो आपको मिलेंगे वो आपको ग्राम पंचायत, इसे आपको बढ़िया से याद रखना है। उसके बाद जो है आपको प्रखंड स्तर पर, तो साथियों प्रखंड स्तर पर जो मिलेंगे वो आपको पंचायत समिति। देखिए ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। उसके बाद जो है आपको जिला स्तर पर जो मिलेंगे वो आपको जिला परिषद, क्या मिलेंगे, जिला परिषद। अब यहाँ से बात आती है कि ये जो आप देख रहे हैं पंचायत, इसका जो गठन होता है वो कितनी आबादी पर होता है। तो देखिए एक ग्राम पंचायत का जो गठन होता है मेरे भाई वो आपको 7,000 आबादी पर होती है औसत, ठीक है ना। और ये जो देख रहे हैं ग्राम पंचायत, इसके जो प्रमुख होते हैं वो आपको कौन होते हैं, तो इसके जो प्रमुख होते हैं वो आपको मुखिया होते हैं। ये सब आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद जो है आपको प्रखंड स्तर पर जो पंचायत समिति होती है, यह पंचायत समिति का गठन कितनी आबादी पर होती है, तो पंचायत समिति का जो गठन होता है एक पंचायत समिति, ठीक है ना, वो आपको 5,000 जनसंख्या का क्या करता है कि आपको प्रतिनिधित्व करता है। और पंचायत समिति के जो प्रमुख होते हैं उसको हम लोग प्रमुख ही कहते हैं, क्योंकि पंचायत समिति में से ही कोई अपने एक को क्या करता है कि आपको मतलब अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करता है, तो उसी को हम लोग प्रमुख कहते हैं। और जिला परिषद के जो प्रमुख होते हैं उसको जिला परिषद अध्यक्ष कहते हैं। और एक जिला परिषद जो है, ठीक है ना, लगभग आपको 50,000 आबादी का क्या करता है कि आपको प्रतिनिधित्व करता है। तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। तो इन चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। और पंचायती राज जो है वो आपको क्या है, तो आपको राज्य सूची का विषय है, ये भी याद रखना है। चलिए 6 में क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण जो होते हैं प्रदान किए जाते हैं। तो मेरे भाई अनुच्छेद जो 18 है इसके तहत जो होते हैं आपको पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि उपाधियां जो है वो आपको प्रदान किए जाते हैं। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी क्या कि बताइए कि अनुच्छेद 23 जो है किससे संबंधित है। तो देखिए तो अनुच्छेद 23 जो है इसमें आपको बेकारी को क्या किया गया कि आपको निषिद्ध किया गया है, ठीक है ना। उसके बाद अनुच्छेद 20 दोषी सिद्धि में संरक्षण, याद रखिएगा दोषी सिद्धि में संरक्षण। अनुच्छेद 19 जो है इसके तहत जो है भारतीय नागरिकों को जो है वो आपको 6 प्रकार की जो है स्वतंत्रता जो है वो आपको दी गई है। तो यहाँ से एक बात आई भारत रत्न, उसके बाद है पद्म विभूषण, ये आखिरकार है क्या। तो देखिए तो हमारे भारत में दिया जाने वाला जो है यह आपको नागरिक पुरस्कार है। तो देखिए तो हम अपने यहाँ के जो आपको नागरिक पुरस्कार है साथियों उसको हम लोग 2 भागों में क्या करेंगे कि आपको बांटेंगे। देखिए ध्यान से सुनिएगा कि नागरिक पुरस्कार को हम कितने भागों में बांटेंगे, तो आपको 2 भागों में। तो देखिए एक जो हो जाएगा आपको भारत रत्न, क्या है भारत रत्न, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाएगा। उसके बाद जो है एक हो जाएगा आपको क्या, तो आपको पद्म पुरस्कार। अब देखिए साथियों कि ये जो पद्म पुरस्कार है इस पद्म पुरस्कार को क्या होता है कि आपको 1955 में जो होता है 3 भागों में बांट दिया जाता है। एक आपको सबसे पहले पद्म विभूषण, याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपको पद्म भूषण, और इसका क्या महत्व है ये सब अभी हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है आपको पद्म श्री, क्या है पद्म श्री। अब जरा सा ध्यान दीजिए कि इसमें जो
सबसे बड़ा जो नागरिक पुरस्कार है वो आपको कौन है, इस पर हम लोग क्या करते हैं कि आपको बात करते थे। देखिए तो ये जो नागरिक पुरस्कार है इसकी शुरुआत हमारे यहाँ 1954 में होती है। तो देखिए तो ये जो भारत रत्न है 1954 से दिए जाते हैं, और पहले भारत रत्न पुरस्कार विजेता जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उसके बाद पद्म पुरस्कार भी 1954 से दिया जाता है, लेकिन 1955 में इस पुरस्कार को जो है 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। तो इसमें जो सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है वो आपको भारत रत्न है, दूसरा जो है पद्म विभूषण है, तीसरा नंबर पर पद्म भूषण है, चौथा नंबर पे पद्म श्री है। तो यहाँ से बात आती है कि अनुच्छेद 18 के संदर्भ में थोड़ा सी और विशेषता बता दीजिए। तो देखिए तो अनुच्छेद 18 के बारे में साथियों कुछ चीज याद रखिएगा। जैसे देखिए अनुच्छेद 18 यह क्या कहता है, उपाधियों का। तो यह कह रहा है कि सेना व विधा क्षेत्र में क्या है कि आपको उपाधि जो है आपको दिया जा सकता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो पद्म भूषण है ऐसे चीज ये सब विधा हो गया, ठीक है ना। सेना जैसे कर्नल उर्नल ये सब उपाधि तो ये आपको दिए जा सकते हैं। दूसरी बात है भारत का जो नागरिक है विदेश से उपाधि जो है वो आपको नहीं प्राप्त करेगा। क्या करेगा, नहीं प्राप्त करेगा। उसके बाद है जो गैर नागरिक व्यक्ति है, यानी कहने का मतलब हुआ कि जो विदेशी व्यक्ति है, ठीक है ना, वह आपको भारत में जो है लाभ या विश्वास के पद पर है, अगर उसे कोई उपाधि अगर दी जाती है, ठीक है ना, तो वह राष्ट्रपति की अनुमति से क्या करेगा कि आपको उपाधि प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद है भारत का नागरिक जो लाभ या विश्वास के पद पर है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हो गए हैं, ठीक है ना, हमारे मान के चलिए कि विदेश मंत्री हो गए, क्या हो गए, विदेश मंत्री हो गए। तो ऐसे लोगों को अगर क्या होगा कि विदेश में कोई उपाधि दी जाएगी तो वे क्या करेंगे जानते हैं कि राष्ट्रपति की अनुमति से प्राप्त कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 18 के संदर्भ में इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है। तो देखिए तो राष्ट्रपति के त्यागपत्र की जो सूचना है वह आपको उपराष्ट्रपति जो है वह किसे देते हैं, तो कहेंगे लोकसभा अध्यक्ष को। अब देखिए अब यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जो है अपना जो त्यागपत्र देते हैं किसे देते हैं, उपराष्ट्रपति को। और ये जो उपराष्ट्रपति देख रहे हैं ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो आपको राष्ट्रपति को। और दोनों जो होते हैं क्या करते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष को क्या करते हैं कि आपको सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि बताइए अभी प्रधानमंत्री जो कौन है, तो आपको श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। मुख्य न्यायाधीश जो है वो आपको कौन है, तो कहेंगे आपको डीवाई चंद्रचूड़ साहब, ठीक है ना, 50वें मुख्य न्यायाधीश है, याद रखिएगा। और लोकसभा अध्यक्ष कहेंगे तो वह अभी आपको ओम बिरला है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि क्या राष्ट्रपति को जो है आपको मतलब कि समय से पूर्व जो है कदाचार के आरोप में हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता है। तो देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर उन्हें क्या है कि पद से मुक्त किया जा सकता है। तो 7 का सही आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 8 नंबर प्रश्न में। 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है इस पर चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था। मतलब कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछे तब या संविधान सभा का अध्यक्ष पूछे तब, दोनों का जो आंसर हो जाएगा एक ही, और वो आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा जो अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है वह आपको 11 दिसंबर 1946 को, यानी कि संविधान सभा की दूसरी बैठक में। तो देखिए तो इस दिन क्या होता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने जाते हैं, और डॉक्टर BN राव जो होते हैं वो आपको संविधान सभा के संवैधानिक क्या होते हैं कि आपको सलाहकार जो होते हैं वो आपको क्या होते हैं कि आपको चुने जाते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि संवैधानिक सलाहकार जो है किन्हें चुने जाते हैं, तो क्या कहेंगे, तो आपको यानी BN राव को सलाह और इसे आपको याद रखना है। उसके बाद एक चीज और आपको याद रखना है कि इस दिन 2 उपाध्यक्ष भी चुने जाते हैं। तो संविधान सभा के जो 2 उपाध्यक्ष थे वो आपको कौन कौन थे, इस पर हम लोग बात करते थे। देखिए एक जो थे वो आपको HC मुखर्जी, याद रखेंगे, ठीक है ना, HC मुखर्जी। उसके बाद जो है साथियों दूसरा जो है आपको कौन थे, तो वे थे आपको BT कृष्णामाचारी। तो ये सारे चीज आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये सारा काम जो हुआ था वो आपको कब हुआ था, तो यह आपको 11 दिसंबर 1946 को 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव चुने गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब तो याद रखेंगे ये प्रारूप समिति के क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे, मतलब कि ड्राफ्टिंग कमेटी के ये अध्यक्ष थे। तो ये जो आप देख रहे हैं 8 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 9 में। क्या कर रहा है सुनिए, कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या जो थी कितनी थी। तो साथियों संविधान सभा के जो प्रारूप समिति है उसमें सदस्यों की जो संख्या थी वो आपको 7 थी। तो यहाँ से एक बात आती है कि संविधान सभा ये जो समिति है प्रारूप समिति, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, आपको ड्राफ्टिंग कमेटी, या इसी को कहते हैं हम लोग मसौदा समिति। याद रखिएगा क्या कहते हैं,
मसौदा समिति, या इसी को हम लोग बोलते हैं पांडु लेखन समिति। तो साथियों, ये जो समिति है इसका गठन जो होता है वो आपको कब होता है? तो देखिए, इसका गठन जो होता है 29 अगस्त 1947 को। यह देखिएगा कि प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, और इसका काम क्या था? तो संविधान के प्रारूप पर क्या करना है कि आपको विचार विमर्श करना। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है कि संविधान के प्रारूप पर क्या करना कि आपको विचार विमर्श करना। तो इसी संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श क्या है कि आपको करने हेतु जो होता है इसका गठन होता है। कब होता है? तो 29 अगस्त 1947 को, ठीक है ना। और यह जो संविधान सभा को अपनी जो रिपोर्ट देता है वो कब देता है? तो यह अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को जो देता है साथियों, वह आपको 21 फरवरी 1948 को। तो ये सभी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फिर यहाँ से हम जान लेते हैं कि संविधान सभा के हुए 7 सदस्य जो थे वो कौन कौन थे, इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ये संविधान सभा के क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। उसके बाद है अलादी कृष्णा स्वामी, उसके बाद है के मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, उसके बाद है एन गोपाल स्वामी आयंगर, उसके बाद है BL मित्तर, उसके बाद है आपको DP खेतान। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि BL मित्तर साहब जो होते हैं ये क्या करते हैं कि बाद में आपको त्यागपत्र दे देते थे। ये जब त्यागपत्र देते हैं इनके जगह पर आते हैं कौन? आपको N माधवराव। ये भी पूछा जाएगा, ठीक है ना, कि BL मित्तर के त्यागपत्र देने के बाद जो है प्रारूप समिति में सदस्य कौन बनते हैं? तो आपको N माधवराव और DP खेतान साहब की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इनके मृत्यु के बाद जो सदस्य बनकर आते हैं वो आते हैं आपको TT कृष्णामाचारी। तो यहाँ से ये दोनों प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बताइए कि प्रारूप समिति में DP खेतान के मृत्यु के बाद सदस्य कौन बने थे? तो देखिए, तो प्रारूप समिति में DP खेतान की मृत्यु के बाद जो सदस्य बने थे वो आपको कौन जानते हैं? तो आपको TT कृष्णामाचारी, उसके बाद N माधवराव जो है BL मित्तर के त्यागपत्र देने के बाद बने थे। तो इसको हम याद कैसे रख सकते हैं? ये भी तो यहाँ से क्या है कि आपको पूछे जा सकते थे। देखिए, तो 2 नाम आपको क्या है याद रखना है, बाकी सब जो है आपको याद हो जाएंगे। देखिए, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ये तो अध्यक्ष है, ये नाम आपको याद ही रहेंगे। और एक मुस्लिम सदस्य जो है मोहम्मद सादुल्ला, इनका नाम आप याद रखिएगा। बाकी सब में देखिएगा तो कृष्ण जी के पर्यायवाची नाम लगा हुआ है। जैसे देखिए कि कृष्ण जी को ही हम लोग कृष्णा कहते हैं। के मुंशी में जो है के का मतलब होता है कन्हैया। तो कन्हैया किसको कहा जाता है? कृष्ण जी को। उसका देखिए गोपाल किसको कहा जाता है? कृष्ण जी को। उसके बाद देखिए माधव किन्हें कहा जाता है? कृष्ण जी को। कृष्णा किन्हें कहा जाता है? कृष्ण जी को। तो इस प्रकार से क्या है कि आप इस चीज को अच्छे से याद रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि कौन मौलिक अधिकार जो है वो आपको नहीं है? तो साथियों, इसमें से जो है संपत्ति का जो अधिकार है ना वो आपको मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के जो सूची है उससे हटा दिया गया कि संविधान संशोधन द्वारा। तो आपको 44वें संविधान संशोधन, और यह संशोधन होती है 1978 में, और इसी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर क्या होता है कि आपको कानूनी अधिकार के तहत जो होता है वो आपको अनुच्छेद 300 के जो है वो आपको कम में जो होता है वो आपको डाल दिया गया। तो अगर आपसे हम प्रश्न पूछेंगे कि बताइए कि संपत्ति का अधिकार आप कैसा अधिकार है, तो कहेंगे कानूनी अधिकार। उसके बाद है आपको स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो देखिए अनुच्छेद 19 से 22 में जो है इसका उल्लेख किया गया। उसके बाद है समानता का अधिकार, तो देखिए इसका उल्लेख जो है आर्टिकल आपको 14 से 18, इसे आपको याद रखना है। उसके बाद है शिक्षा का अधिकार, तो देखिए शिक्षा का अधिकार का जो उल्लेख है आर्टिकल आपको 21A में है। और शिक्षा का अधिकार जो है यह कब से आपको मौलिक अधिकार है? तो 2002 से, ठीक है ना। 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो शिक्षा का अधिकार है उसे मौलिक अधिकार जो है वो आपको बनाया गया। तो 10 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो डी है साथियों वह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 11 में। क्या कर रहा है सुनिए, कह रहा है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई थी? तो देखिए, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे डॉक्टर वी.एन. राव थे, और इन्हें कब संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 को। उसके बाद है आपको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इनके बारे में याद रखिएगा, ये आपको प्रारूप समिति के क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। देखिए सारे क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखेंगे ये संचालन समिति के क्या है कि आपको अध्यक्ष है, मतलब अध्यक्ष थे। उसके बाद है आपको के मुंशी साहब, ये आपको कार्य संचालन समिति के क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। तो देखिए, तो यहाँ से जो कुछ भी पूछा जाए आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा, और ये सारे चीज आपके एग्जाम में जो होते क्या होते हैं कि आपको पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आपको 12 नंबर प्रश्न में। 12 नंबर प्रश्न क्या करा है इस पर बात करते हैं। देखिए
कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार जो है किसे दिया गया है। तो देखिए, तो मौलिक अधिकारों के बारे में जो आपको क्या है सुनवाई करने का अधिकार, वो आपको सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को दिया गया है। तो अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप क्या कर सकते हैं कि अनुच्छेद 32 के तहत जो है वो आपको सर्वोच्च न्यायालय का जो दरवाजा है उसको खटखटा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप अनुच्छेद 226 के तहत जो है वो आपको क्या है कि उच्च न्यायालय के पास जो है आप जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसे आपको याद रखना है। देखिए, उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय। तो याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन हुआ था भारत में कब, तो आपको 28 जनवरी 1950 को, इसे आपको याद रखना है। उसके बाद है उच्च न्यायालय। तो देखिए, तो प्रारंभ में जो 3 उच्च न्यायालय गठित हुए थे वो कौन हुए थे, तो ये आपको कलकत्ता उच्च न्यायालय, याद रखिएगा यह हमारे देश का जो है सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। और कलकत्ता उच्च न्यायालय का गठन कब होता है, 1862 में। और देश का जो सबसे नया उच्च न्यायालय वो कौन है, तो वह है आपको आंध्र प्रदेश, सॉरी हाँ, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। तो ये जो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय इसका गठन कब होता है, तो 2019 में। और यह देश का क्या एजेंडा है कि सबसे नया उच्च न्यायालय। और अभी हमारे देश में उच्च न्यायालय की जो संख्या है वो आपको कितनी है, तो यह आपको यानी कि 25 है। तो देखिए, ये सभी चीज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहेंगे तो वो आपको इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न इससे रिलेटेड जो है वो आपके एग्जाम में आएंगे। तो 12 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो साथियों इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 13 में। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि 1960 के पश्चात निम्न राज्यों का गठन किया गया, इनके गठन को मतलब इनके गठन का सही क्रम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, ऑप्शन ए करा है हरियाणा। तो साथियों हरियाणा का गठन होता है 1900 कितना में, तो आपको 66 में। सिक्किम का गठन 1975 में। देखिए याद रखिएगा सारे चीज को। उसके बाद है नागालैंड, सामरिक महत्व के आधार पर गठित पहला राज्य 1963 में। मेघालय का गठन 1971 में। तो क्या कर रहा है कि सही क्रम क्या है, आपको काल क्रम के अनुसार इसको सजाना है। तो देखिए, तो सबसे पहले किसका गठन होता है, तो नागालैंड का। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए किस में है, तो आपको डी में। तो इसका मतलब है कि इसका सही आंसर ही जो होगा यह हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, एक ही से इसका आंसर जो है पकड़ा गया। जैसे देखिए 3 63 63 के बाद 66, उसके बाद है 71 और उसके बाद क्या है, तो आपको 75। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। और याद रखिएगा कि सामरिक महत्व पर गठित होने वाला जो पहला राज्य है वो आपको आंध्र प्रदेश था, ठीक है ना। सॉरी, आंध्र प्रदेश कहते हैं, नागालैंड था। और आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम चलते हैं 14 में। क्या करा है, देखिए पहले 14 में चलते हैं। और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है मेरे भाई, आप कमेंट करके जरूर बताओगे। जहां भी दिक्कत होगी हम उसे देखेंगे। चलिए कर रहा है 14 नंबर प्रश्न कि ऐतिहासिक स्थल रंगपुर का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो देखिए, तो ये जो ऐतिहासिक स्थल रंगपुर है साथियों, इसका जो उत्खनन हुआ था ना वो आपको रंगनाथ राव के नेतृत्व में हुआ था। मतलब कि रंगपुर की जो खोज की थी रंगनाथ राव ने। यहाँ से बात आती है कि रंगपुर जो है वो आपको कहाँ से मिला है, तो यह आपको गुजरात से। और एक चीज याद रखिएगा, यह आपको सुखभादर नदी के किनारे जो है वो आपको मिला था। कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कि ये जो देख रहे हैं रंगपुर, यह किस नदी के किनारे मिला था, क्या कहिएगा, तो यह आपको सुखभादर नदी के किनारे। और इसकी जो खोज होती है वो आपको 1953-54 में जो होती है इसकी खोज होती है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। थोड़ा सा अन्य ऑप्शन को देख लेते हैं। दयाराम सनी, इन्होंने क्या किया था कि आपको 1921 में जो है हड़प्पा की क्या कहते हैं कि आपको खोज किए थे किस नदी के तट पर, तो याद रखेंगे रावी नदी के तट पर। उसके बाद है राखलदास बनर्जी। तो देखिए राखलदास बनर्जी ने 1922 में क्या किया था कि आपको मोहनजोदारो की जो है वो आपको खोज किए थे। और ये जो मोहनजोदारो है साथियों, ये आपको सिंधु नदी के क्या है कि आपको तट पर है। तो इसे आपको याद रखना है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। उसके बाद है आपको एनजी मजूमदार, इसने क्या किया था कि 1931 में जो है साथियों याद रखेंगे कि चनूदरों की खोज में जो है वो आपको महत्वपूर्ण भूमिका जो है आपको निभाया था। और चनूदरों जो है याद रखेंगे, ठीक है ना, यह भी आपको सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान से मिले हैं। और चनूदरों से मनके बनाने के कारखाने जो है वो आपको मिले। तो ये सारे चीज आपको याद रखना है। तो 14 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपको राइट आंसर हो जाएंगे। और जहां भी दिक्कत हो आपको कमेंट करके बताना है। और क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है अपना फीडबैक जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं जरूर आप हमें बताएंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं 15 नंबर प्रश्न में। देखिए क्या कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति में किस स्थल से स्त्री पुरुषों के क्या है कि युग्म समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मतलब कि युगल समाधान जो मिले हैं हड़प्पा में वो आपको लोथल से मिले। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि लोथल किस नदी के तट से मिले हैं,
ठीक है ना। तो देखिए लोथल जो है वो आपको यानी कि भोगवा नदी के किनारे जो है वो आपको मिले हैं। मोहनजोदड़ो जो है अभी बताए थे कि आपको सिंधु नदी के किनारे, ठीक है ना। फिर यहाँ से देखिए एक नदी और है, ठीक है ना, यानी कि घग्गर। इस घग्गर या सरस्वती नदी के तट से जो है कालीबंगा मिले हैं। हड़प्पा जो है ये आपको सिंधु नदी के तट से मिले। तो देखिए ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो देखिए तो यहाँ से एक बात आती है कि ये जो आप देख रहे हैं मोहनजोदड़ो, इसकी जो खोज होती है कब होती है, तो याद रखना 1922 में इसकी खोज होती है। लोथल की खोज जो है वो आपको 1957 में, ठीक है ना। कालीबंगा की खोज जो होती है वो आपको 1953 में जो होती है इसकी खोज होती है। हड़प्पा की खोज जो है वो आपको 1921 में होती है। तो ये सारी चीज आपको याद रखना है। और सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया नगर कहेंगे तो आपको हड़प्पा, दूसरा जो था वो आपको मोहनजोदड़ो। तो यहाँ से जैसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप उसे देख लेंगे। तो युगल समाधान जो है वो आपको कहाँ से मिले हैं, ठीक है ना, तो आपको लोथल से। और लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था। मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी, उसके बाद जो है कालीबंगा से। तो कालीबंगा से एक चीज याद रखिएगा कि भूकंप के जो प्राचीनतम साक्ष्य है, ठीक है ना, और बेलनाकार मोहर वो आपको कालीबंगा से मिले। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो 15 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 में क्या करें कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। तो साथियों ये जो देख रहे हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके जो संस्थापक थे वो आपको चंद्रशेखर आजाद। और इसमें जो आपको सहयोग किए थे कौन कौन लोग तो देखिए, तो एक आपको भगत सिंह थे, इसके अलावा आपको सुखदेव थापा, यानी कि तीनों ने मिलकर इसकी क्या किए थे कि आपको स्थापना किए थे। लेकिन सबसे बड़ी भूमिका जो थी वो किसकी थी, तो चंद्रशेखर आजाद का। इसीलिए इनका नाम जो है प्रमुखता से लिया जाता है। लेकिन आप यहाँ पे याद रखिएगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के ये तीनों जो थे संस्थापक थे कौन कौन, भगत सिंह, सुखदेव थापा और आपको चंद्रशेखर आजाद। तो इसका सही आंसर जो है सी। और इसकी जो स्थापना होती है क्या होती है, तो आपको दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में जो होती है इसकी स्थापना जो है होती है, मतलब दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में। जयप्रकाश नारायण इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। और एक चीज याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण जी को समाज सेवा के क्षेत्र में 1965 में जो है वो आपको क्या मिला था, तो रमन मैग्सेसे अवार्ड। और 1998 में जो है इन्हें भारत रत्न से क्या किया गया था कि आपको सम्मानित किया गया था। किन्हें, तो जयप्रकाश नारायण को। और पूछेंगे कि रमन मैग्सेसे अवार्ड से इन्हें कब सम्मानित किया गया था, तो क्या कहेंगे 1965 में। और जयप्रकाश नारायण जी 1965 में, सॉरी 1965 कहते हैं 1974 में संपूर्ण क्रांति क्या किए थे, नारा दिए थे। और इन्होंने भारतीय राजनीति पर आधारित एक पुस्तक लिखे थे, उसका नाम है आपको रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो इसे भी आपको याद रखना है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो है वो आपको कौन लिखे थे, तो कहेंगे जयप्रकाश नारायण जी। तो ये सारे चीज आपको याद होनी चाहिए। दूसरी बात, आप यहाँ से लाला हरदयाल के बारे में एक चीज याद रखिएगा, ये गदर पार्टी के क्या थे कि आपको संस्थापक थे। और गदर पार्टी की जो स्थापना होती है 1913 में कहाँ होती है, तो ये आपको अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। और गदर पार्टी का मुख्यालय भी जो बनाया जाता है वो आपको कहाँ जानते हैं, वो आपको अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो 33 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी भूमिका चंद्रशेखर आजाद जी की थी। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है कि पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने क्या किया था कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है, ठीक है ना, वो आपको कब मनाया था, मतलब डायरेक्ट एक्शन डे। तो देखिए, तो मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था, ठीक है ना। और इस दिन जो है वो आपको देश में भीषण दंगे हुए थे, जिसमें आपको क्या हुए थे कि आपको हिंदू मुस्लिम दंगे देखने को मिले थे। और मुस्लिम लीग जो है यह साबित करना चाह रहा था कि देश में जो है हिंदू मुस्लिम कभी भी एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो मुस्लिम लीग के द्वारा कुछ चीजें जो है आपको की गई है, उसको याद रखिएगा। जैसे कि सबसे पहले मुस्लिम लीग ने क्या किया था कि आपको पाकिस्तान की मांग जो किया था वो कब किया था, तो देखिए, तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग जो किया था वो आपको 1940 में। उसके बाद है मुस्लिम लीग के द्वारा जो है, मुस्लिम लीग नहीं कहेंगे, सीधे कहेंगे कि आपको पाकिस्तान शब्द का जो है आपको प्रयोग जो किया गया था वह कब किया गया था, तो ये आपको 1933 में, यानी कि चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द को क्या किया था, गढ़ा था। तो उसके बाद मुस्लिम लीग के द्वारा जो है वो आपको मुक्ति दिवस कब मनाया गया था, तो देखिए, तो ये जो देख रहे हैं आप मुस्लिम लीग, इसके द्वारा जो है साथियों मुक्ति दिवस जो मनाया जाता है वो कब मतलब कब मनाया गया था, तो याद रखिएगा 22 दिसंबर 1939 को। तो ये सभी चीज आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहेंगे, तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था, तो याद रखेंगे 16 अगस्त 1946 को। तो आपके एग्जाम में जिस प्रकार से प्रश्न पूछेगा आप उसे देख लोगे। देखिए क्या कर रहा है, सुनिए कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था, तो याद रखिएगा 16 अगस्त 1946 को। उसके बाद है मुक्ति दिवस, ठीक है ना, तो 22 दिसंबर 1939 को। पाकिस्तान के जो शब्द का पहला प्रयोग किए थे चौधरी रहमत अली ने 1933 में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र थे। उसके बाद है पाकिस्तान की जो मांग की गई थी
ठीक है ना, वो आपको 1940 में। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो आपको बिल्कुल राइट है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किस तारीख को गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है वो आपको शुरू किया था। तो देखिए, तो गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को क्या किए थे कि आपको शुरू किए थे। तो ये जो देख रहे हैं दांडी यात्रा मेरे भाई, यह आपको कब तक चला था। तो यह आपको 12 मार्च 1930 से जो है वो आपको क्या है कि 6 अप्रैल, ठीक है ना, 1930 तक जो है वो आपको चला था। मतलब कि दांडी यात्रा जो है टोटल आपको क्या है कि आपको 24 डेज जो है वो आपको चली थी। मतलब कि 24 दिन जो है वो आपको चली थी। और इसी दांडी यात्रा के साथ क्या होता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो होती है आपको शुरुआत होती है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि किस यात्रा से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध जो है आपको जुड़ा हुआ है। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो संबंध है वो आपको दांडी यात्रा से क्या है कि आपको जुड़ा हुआ है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछे जाएंगे कि दांडी यात्रा की शुरुआत जो है वो आपको कहाँ से हुई थी। तो ये आपको गुजरात के अहमदाबाद से, कहाँ से हुई थी, अहमदाबाद से, ठीक है ना। और अहमदाबाद, और एक चीज याद रखिएगा, ठीक है ना, आपको जो साबरमती आश्रम है उसी साबरमती आश्रम से क्या होती है कि इसकी शुरुआत होती है। और गांधी जी दांडी यात्रा के दौरान क्या करते हैं कि आपको 241 मील की जो दूरी है तय करती है, यानी कि 385 किलोमीटर लगभग जो है दूरी दांडी यात्रा के दौरान आपको तय की जाती है। और उसके बाद गांधी जी दांडी गांव पहुंचते हैं और वहां से क्या करते हैं कि आपको नमक जो है आपको बनाकर और नमक कानून को क्या करते हैं कि आपको तोड़ते हैं। तो 18 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 19 में क्या करा है कि किसने इस विचार को, ठीक है ना, लोकप्रिय बनाया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का विचार जो है डफरिन के मस्तिष्क के ऊपर थी। तो देखिए, तो ये जो आप डफरिन देख रहे हैं यह भारत का वायसराय जो था वो आपको यानी कि 1884 से 1888 तक था, ठीक है ना, इसे आपको याद रखना है। चलिए, तो ये जो लॉर्ड डफरिन है इसी के समय में क्या होता है कि आपको कांग्रेस की स्थापना होती है। तो कांग्रेस की स्थापना होती है कब। तो देखिए, तो आईएनसी की स्थापना जो होती है 28 दिसंबर 1885 को। और कांग्रेस जो है इसके संस्थापक जो होते हैं वो कौन होते हैं। तो देखिए, इसके फाउंडर जो होते हैं वो आपको एओ ह्यूम होते हैं, इसको आपको याद रखना है। तो देखिए, तो इसमें जो है आपको एक क्रांतिकारी लाला लाजपत राय, इन्होंने क्या कहा कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ना यह किसका उपज है। तो यह आपको डफरिन के मस्तिष्क का क्या है कि आपको उपज है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि एक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इनके बारे में भी याद रखिएगा। इन्हें जो है हम लोग लोकमान्य के नाम से जानते हैं। लाला लाजपत राय, इन्हें पंजाब केसरी जो है वो आपको कहा जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पंजाब केसरी के अलावा शेर ए पंजाब के नाम से भी इन्हें जानते हैं। व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे। इन्हें हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम किन्हें जानते हैं। तो याद रखिएगा कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है आपको दादा भाई नौरोजी को जो है आपको जाना जाता है। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। 19 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 20 में क्या कह रहा है कि किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चाय तथा चीन के साथ व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया था। देखिए, तो यह जो हो जाएगा 1833 का क्या है कि आपको चार्टर एक्ट। अब यहाँ से समझिए कि चार्टर एक्ट में और भी क्वेश्चन सब आएंगे क्या। जैसे देखिए, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ था कि भारत में कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद जो है 1833 में कंपनी का भारत में व्यापार का अधिकार ही समाप्त कर दिया जाता है। 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत क्या होता है कि बोर्ड ऑफ आपको कंट्रोल और इसके अलावा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन होता है। तो ये जो आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है यह भारत में क्या करता है कि आपको जो राजनीतिक मामला होता है उसे देखता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होता है वह कंपनी के व्यापारिक कार्यों को क्या करता है, देखता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसी के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की क्या की जाती है कि आपको स्थापना की जाती है। और ये जो सर्वोच्च न्यायालय है स्थापना की जाती है, इसके बाद जो होता है जो आपको बंगाल के गवर्नर होते हैं उसको बंगाल का क्या कर दिया जाता है, गवर्नर जनरल जो है बना दिया जाता है। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत मतलब ये जो बंगाल है इसका गवर्नर जनरल बनने वाले जो पहले व्यक्ति थे वे आपको वारेन हेस्टिंग्स थे। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अब चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 20 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्या कह रहा है कि देखिए 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है कि इसने विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान किया था। यह कथन बिल्कुल सही है। और आपको पता होगा कि भारत में जो प्रथम विधि आयोग गठित हुई थी 1834 में, उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वे आपको
लॉर्ड मैकाले थे। क्या है? लॉर्ड मैकाले। और ये जो देख रहे हैं आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, इसको जो बनाने का काम किया था कौन? लॉर्ड मैकाले। तो ये जो इंडियन पेनल कोड है यह आपको कब बनकर तैयार हुआ था? तो ये आपको 1860 में, ठीक है ना। बनाने वाले कौन थे? लॉर्ड मैकाले। तो देखिए, तो यह कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद करा कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक कार्यों को समाप्त कर दिया। तो यह आपको गलत है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को समाप्त किया था, न कि प्रशासनिक कार्यों को। और 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया था कि कंपनियां भारत में व्यापार नहीं करेगी, केवल भारत की शासन को देखेगी। तो इसका मतलब प्रशासनिक कार्य उसका रहने ही दिया गया था, लेकिन इसमें करार समाप्त कर दिया गया था। क्या? उसके बाद करा कि इसने यूरोपीय आवर्जन पर सभी प्रतिबंध हटा दिए थे। तो यह भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसका 1 और 3 नंबर जो कथन है सही है। तो देखिए, तो 1 और 3 किस में सही दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें आपको सही दे रहा है, इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। तो सारे चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और एक बात बताइए, आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है? अपना फीडबैक जो है साथियों जरूर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, काफी मेहनत करने के बाद, काफी जगहों से क्वेश्चन को सिलेक्ट करने के बाद क्या होता है कि आपको आपके लिए लाए जाते हैं, ठीक है ना, ताकि आपके एग्जाम में जो एनालिसिस है, ठीक है ना, इस एनालिसिस के माध्यम से एक भी प्रश्न जो है वो आपको न छूट पाए। चलिए देखिए क्या करें कि मिंटो मार्लो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो साथियों, ये जो देख रहे हैं मिंटो मार्लो सुधार, ठीक है ना, यह आपको 1909 में पारित किया गया था, याद रखेंगे। और इसमें जो देख रहे हैं मिंटो, यह भारत का क्या था कि आपको वायसराय था, याद रखिएगा कि मिंटो कौन था? तो भारत का वायसराय, ठीक है ना। उसके बाद मार्ले जो था वो आपको भारत का क्या था कि आपको सचिव था। तो इस दोनों ने मिलकर क्या किया था कि भारत में सुधार के लिए जो है एक, यानी कि एक जो मतलब प्रारूप जो होते हैं उसको मतलब तैयार करता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट, या इसी को कहा जाता है, क्या जानते हैं? तो आपको भारत परिषद अधिनियम 1909। और इसके तहत मुस्लिमों को जो होता है पृथक निर्वाचन का अधिकार जो था वो आपको दिया गया था। तो इस अधिनियम की कुछ और भी क्या है कि आपको विशेषता है। तो आइए इस विशेषता को हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, जानते हैं। देखिए, तो कहा गया सामुदायिक निर्वाचन पद्धति की जो शुरुआत होती है वह 1909 के अधिनियम के तहत। चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता दिया गया इसी अधिनियम के तहत। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया, और इस प्रकार से सत्येंद्र नाथ सिन्हा जो है पहले भारतीय थे, ठीक है ना, जो आपको गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में क्या हुए थे कि आपको सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो आपको क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो आपको क्या है, मतलब वो आपको बी, वो आपको राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसे आपको देख लेना है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कर रहा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, तो ब्रह्म समाज की स्थापना ही हुई थी जो समाज में कुरीति थी, उस कुरीति को क्या करने के लिए? समाप्त करने के लिए। जैसे आपको क्या है कि ये सती प्रथा है, ठगी प्रथा है, इसके अलावा आपको विधवा पुनर्विवाह है, ठीक है ना। इसके अलावा आप कर सकते हो कि जो आपको नारी का जो मतलब बलि देने की जो प्रथा थी, मतलब सीधे समझिए कि समाज में जितने भी प्रथा थी उस सभी प्रथा को समाप्त करने के लिए बंगाल के जो एक आपको समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय, उन्हीं के द्वारा क्या हुआ था कि आपको 1828 में ब्रह्म समाज की क्या की गई थी कि आपको स्थापना की गई थी। और राजा राम मोहन राय को हम लोग भारतीय यानी कि आधुनिक भारत का क्या कहते हैं कि आपको जनक कहते हैं, नहीं तो आधुनिक पुनर्जागरण का जो जनक होता है भारत में, इन्हें कहा जाता है। तो क्या कहेंगे? राजा राम मोहन राय को। तो ये सभी चीज आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और ईश्वरचंद विद्यासागर याद रखेंगे, ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए क्या होते हैं कि आपको जाने जाते हैं, क्योंकि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इन्हीं के प्रयास से क्या होता है कि आपको 1856 में जो होता है वो आपको लागू होता है। तो देखिए, तो इधर जो देखिएगा ब्रह्म समाज, इसकी जो स्थापना होती है 1828 में। उसके बाद 1829 में क्या होता है कि आपको सती प्रथा का अंत किया जाता है, किनके प्रयास से? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक इस पे प्रतिबंध लगाते हैं। जबकि आपको 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है लॉर्ड कैनिंग के समय में क्या होता है कि आपको लागू किए जाते हैं। तो इस दोनों चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। सती प्रथा कहेंगे कि इसको प्रतिबंधित कौन किया था? तो ये आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये सब आपके एग्जाम में पूछे गए क्या कि अब तक के क्वेश्चन है। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है ना। और क्लास आपको कैसी लग रही, अपना फीडबैक जरूर देंगे हमें, ठीक है ना। क्योंकि देखिए बड़ी मेहनत से जो होता है आपके लिए कंटेंट को तैयार करना पड़ता है, ठीक है ना। फिर उस कंटेंट को जो होता है आपके सामने क्या होता है कि आपको प्रस्तुत करना पड़ता है कि कहीं किसी प्रकार की कोई चीजें जो है मिस ना हो। तो मतलब पढ़ाने में जो है काफी ज्यादा जो होते हैं वो आपको मेहनत लगती है, क्योंकि आपके 1 घंटा 1.25 घंटा के कंटेंट को तैयार करने में जो होता है आपको कम से कम जो होता है वो आपको 4 से 5 घंटे लगते हैं, ठीक है ना। कई सारे लोग जो होते हैं इसमें जुड़े होते हैं। चलिए अब हम चलते हैं 24 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, सुनिए।
कह रहा है कि सामाजिक क्षेत्र में लॉर्ड विलियम बेंटिक का सबसे महत्वपूर्ण सुधार क्या है। तो देखिए, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो सबसे महत्वपूर्ण सुधार है सामाजिक क्षेत्र में, वो आपको सती प्रथा को प्रतिबंधित करना है। 1829 में ठगी प्रथा को भी समाप्त किया था विलियम बेंटिक ने ही। अंग्रेजी शिक्षा भी भारत में लागू किया था कौन, था आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लेकिन इसमें जो सबसे प्रमुख है ऑप्शन नंबर ए आपको सती प्रथा। और लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पर भारत में अंग्रेजी शिक्षा को क्या किया गया था कि आपको लागू किया गया था। तो सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं 25 में क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा कि 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह के कानून सम्मत बनवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो अभी बताए थे कि आपको ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इनका नाम आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको ए है यह बिल्कुल सही है। और ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो थे ये भी आपको बंगाल के क्या थे कि आपको समाज सुधारक थे। चलिए अब हम चलते हैं 26 में क्या कर रहे हैं। कह रहा है कि भारत की पहली यूरेनियम की खान जो है कहाँ है। तो देखिए, तो भारत में जो पहली यूरेनियम की खान जो मिली थी वो आपको जादूगोड़ा में। और ये जो जादूगोड़ा है ये आपको है कहाँ, तो ये आपको झारखंड में। साथियों, झारखंड का जिला पूछेंगे तो ये आपको सिवभूम है। तो यहाँ से इसको याद रखिएगा। दूसरी बात, यूरेनियम का एक प्रमुख अयस्क है पीच ब्लेंड। क्या है, पीच ब्लेंड, इसका नाम आपको याद रखना है। तो ये जो देख रहे यूरेनियम ये आपको नाभिकीय खनिज है। तो देखिए, तो कुछ नाभिकीय खनिज कौन कौन है इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करते हैं। देखिए, तो जैसे आपको यूरेनियम हो गया, ठीक है ना। यूरेनियम के अलावा मेरे भाई आपको थोरियम हो गया। थोरियम के अलावा जो हो जाएगा वेनेडियम। देखिए, सब आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। वेनेडियम हो गया। उसके बाद है आपको एंटीमनी। एंटीमनी के अलावा जो हो जाएगा आपको इल्मेनाइट। क्या है, इल्मेनाइट। इसके अलावा आपको ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट। ये सभी जो देख रहे हैं ये सभी क्या है, तो कहेंगे ये सभी जो है आपको परमाणु खनिज है। क्या है, परमाणु खनिज है। ये सभी आपसे पूछे जाएंगे, या इसी को कहते हैं नाभिकीय खनिज। क्या कहते हैं, नाभिकीय खनिज। तो देखिए, तो भारत में यूरेनियम सबसे पहले जो मिलता है वो आपको कहाँ मिलता है, तो आपको झारखंड के जो सिवभूम जिला है उसका जो एक जगह है जादूगोड़ा वही मिलता है। तो इस बात को याद रखना है। तो 26 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। चलिए 27 में क्या करा है। करा है कि कौन सा प्रदेश म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो देखिए, तो म्यांमार के साथ जो सीमा साझा करता है वो आपको कौन करता है, तो अरुणाचल प्रदेश करता है, नागालैंड करता है, मणिपुर करता है। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर क्या था कि मानचित्र को हम बोले थे थोड़ा अलग पृष्ठ में देने के लिए ये, लेकिन यहीं पे दे दिए। हम इसको जूम करके देखते हैं, अगर जूम हो जाए तो उसके बाद क्या होगा कि हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा और भी बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन उम्मीद है कि जूम इससे ज्यादा ये होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो देखिए, आप इसे देख लीजिए, ठीक है ना। ये जूम जो है आपको नहीं हो रही है, ठीक है ना। जूम होता तो थोड़ा सा बढ़िया से आपको और भी चीजें बताते हैं। तो देखिए, तो ये जो देख रहे हैं म्यांमार जो है आपको यही है। क्या है, यही है, ठीक है ना। देखिए यहाँ ये जो देख रहे हैं ये जो है आपको म्यांमार है। इसी म्यांमार से जो है आपको अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद जो है आपको कौन लगा हुआ है, तो आपको यानी कि नागालैंड, नागालैंड के बाद जो है वो आपको कौन है, मणिपुर, उसके बाद जो है आपको मिजोरम, ठीक है ना। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। तो 27 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए, और ये सभी जो है भारत में पूर्वोत्तर का राज्य है। और इन पूर्वोत्तर राज्यों को, ठीक है ना, 7 बहनों का राज्य जो कहा था वो आपको ज्योति प्रसाद सैकिया ने कहा था। चलिए अब हम चलते हैं 28 में क्या कर रहे हैं, सुनिए। करा है कि अमरावती, ठीक है ना, अर्कविथी, उसके बाद है आपको भवानी, चिन्नार, हेमावती, ठीक है ना, होन, निहोल, काबिनी इत्यादि किसकी सहायक नदियां है। तो देखिए साथियों, ये सभी जो है वो आपको क्या है कि कावेरी की सहायक नदियां। और कावेरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद देखिएगा, कावेरी को जो है दक्षिण भारत की जो है वो आपको गंगा कहा जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। दक्षिण भारत की गंगा कहेंगे तो किसे कहा जाता है, तो आपको कावेरी को। उसके बाद है आपको दक्षिण की गंगा कहेंगे। क्या कहेंगे, दक्षिण की गंगा। तो साथियों, दक्षिण की गंगा जो है वो आपको गोदावरी को कहा जाता है। और एक चीज याद रखिएगा, गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहेंगे तो ये आपको गोदावरी हो जाएगी, ठीक है ना। नर्मदा के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि इस पर आपको एक प्रसिद्ध बांध है जिसका नाम है आपको सरदार सरोवर बांध। इसके बाद जो है नागार्जुन सागर बांध जो कि आपको कृष्णा नदी पर है। तो इसे भी आपको याद रखना है। तो ये सब आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर जो बांध है वो आपको कहाँ है, तो कहेंगे गुजरात में किस नदी पर, तो आपको नर्मदा पर। और नर्मदा को जो है गुजरात का क्या कहा जाता है, जीवन रेखा। कृष्णा सागर मतलब कृष्णा नदी पर जो एक बांध है उसका नाम है आपको नागा अर्जुन सागर बांध। और ये जो नागार्जुन सागर बांध है ये आपको तेलंगाना में है, ठीक है ना। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। और कृष्णा राज सागर बांध कहेंगे, ठीक है ना। क्या है, कृष्णा राज सागर बांध, तो वो आपको कावेरी नदी पर है। लेकिन नागा अर्जुन सागर बांध कहेंगे वो आपको कृष्णा नदी पर। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो 28 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है ना।
और ये जो नर्मदा है इसे मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों राज्य का क्या होता है कि आपको जीवन रेखा कहा जाता है। चलिए 29 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। तो साथियों अरब सागर में नहीं गिरने वाली जो नदी है वो आपको कौन है, तो आपको तुंग और भद्रा है। और इसकी उत्पत्ति जो होती है वो आपको किस राज्य से होती है, तो कहेंगे आपको कर्नाटक से। मतलब ये कर्नाटक की क्या है कि आपको एक प्रमुख नदी है, ठीक है ना। बाकी इधर जो देख रहे हैं साबरमती हो गया, मांडवी हो गया, नर्मदा हो गया, इसके अलावा आपको जुआरी हो गया, ठीक है ना। जुआरी के अलावा जो हो गया आपको मतलब माही हो गया, क्या हो गया, माही हो गया, ताप्ती हो गया, इसके अलावा आपको पेरियार हो गया, ठीक है ना। तो ये सभी नदियों जो है वो आपको कहाँ गिरती है जानते हैं, तो आपको अरब सागर में। और अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है वो आपको क्या करती है कि आपको एस्चुरी का निर्माण करती है। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदी है वो आपको कौन है, तो देखिए तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी में अगर हम बात करते हैं तो आपको गंगा, गंगा के अलावा आपको ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, कृष्णा के अलावा जो हो जाएगा गोदावरी, कावेरी, ये सब जो है आपको बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां है। और ये नदी जो होती है वो आपको डेल्टा का भी क्या करती है कि आपको निर्माण करती है। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो 29 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 30 नंबर प्रश्न में। और 30 नंबर प्रश्न क्या करा है इस पे बात करते हैं। देखिए करा है कि भारत का सबसे ऊंचा जो झरना है कुंचिकल झरना, ये आपको कहाँ है, तो ये आपको कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए और उत्तर प्रदेश में एक चीज याद रखिएगा कि आपको क्या है, विधानसभा की सीट, इसे आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पे आ गया तो थोड़ा सा जान लीजिए। ये आपको 403 है। उत्तराखंड में जो है वो यहाँ आपको विधानसभा की सीट जो कि आपको 70 है। कर्नाटक में विधानसभा की सीट 224 है। तमिलनाडु में विधानसभा की जो सीट है वो आपको कितनी है, तो ये आपको 234 है। तो ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं इससे आगे 30 नंबर प्रश्न से आगे। और 30 नंबर से आगे 31 में क्या होगा उसका प्रश्न, ये हम देखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है कौन है। तो देखिए तो भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह है ना वो आपको कौन है जानते हैं, तो वह है आपको कह रहा है कि ओखा बंदरगाह। उसके बाद कह रहा है कि आपको विजाग बंदरगाह। उसके बाद है आपको पारादीप बंदरगाह। उसके बाद है आपको गंगावराम बंदरगाह। तो देखिए तो भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है ना, वो आपको इसमें जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से जो हो जाएगा वो आपको कौन हो जाएगा, विजाग बंदरगाह। और यह जो है आपको आंध्र प्रदेश में क्या है, आंध्र प्रदेश में। और वैसे भी आप पढ़े होइएगा कि भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह है वो कौन है, तो क्या कहेंगे, तो वो आपको विशाखापट्टनम बंदरगाह, ठीक है ना। यहाँ उसमें ऑप्शन नहीं है इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपको ये हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएंगे कि बताइए कि भारत में बड़े बंदरगाह जो है उसकी संख्या कितनी है। तो देखिए तो एक बड़े बंदरगाह में आएंगे अगर हम कहाँ जानते हैं गुजरात में, तो ये आपको कांडला मिलेंगे। उसके बाद महाराष्ट्र में आते हैं तो देखिए महाराष्ट्र में आपको कौन मिलेगा, तो आपको मुंबई, क्या है, मुंबई मिलेंगे। उसके बाद जो है साथियों, ठीक है ना, आपको मतलब महाराष्ट्र में ही तो वो आपको नहावा सेवा, क्या है, नहावा सेवा, जिसको हम लोग जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम आते हैं कहाँ, तो देखिए गोवा में। तो गोवा में आएंगे तो हमें मिलेगा मरमा गोवा, क्या मिलेगा, मरमा गोवा, ठीक है ना, क्या मिलेगा, मरमा गोवा बंदरगाह। इसे आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद हम आते हैं कहाँ, तो आपको केरल में। तो केरल में जो मिलेगा वो आपको कोचीन मिलेगा, क्या मिलेगा, कोचीन बंदरगाह जो है वो आपको मिलेंगे। कर्नाटक जो है आपको छूटा है, तो कर्नाटक में जो हो जाएंगे वो आपको कौन सा बंदरगाह, तो देखिए तो आपको न्यू मंगलोर। तो इस सभी चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। इधर आइएगा तो आपको तूतीकोरिन, ठीक है ना, इसके अलावा आपको चेन्नई, इसके अलावा जो हो जाएगा मतलब आपको एक बंदरगाह और हो जाएंगे। देखिए चेन्नई हो गया, तूतीकोरिन हो गया, एन्नोर हो गया, इसके बाद विशाखापट्टनम, पारादीप, और उसके बाद आपको कोलकाता, हल्दिया। तो ये सब जो है पूर्वी तट पर स्थित जो है भारत के बड़े बंदरगाह है। तो बड़े बंदरगाह की संख्या अगर हम कहेंगे तो वो आपको अभी 13 है। और एक जो है आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है वो आपको बंदरगाह है, ठीक है ना, पोर्ट ब्लेयर, तो उसका भी नाम आपको याद रखना है। तो 31 का सही आंसर जो हो जाएगा यह आपको यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको आप बढ़िया से देखते रहिएगा, ये डाटे सब जो होते हैं वो आपको बदलते रहते हैं, ठीक है ना। चलिए और आपको क्लास कैसी लग रही है अपना फीडबैक साथियों जरूर देंगे, ठीक है ना। जहां भी दिक्कत हो, बार बार कहा जा रहा है, वहां आप हमें बताएंगे। चलिए 32 में क्या कर रहा है सुनिए, कर रहा है कि देश में लोकसभा, ठीक है ना, उसके बाद है आपको क्या जानते हैं कि आपको यानी कि विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने की जो आपको व्यवहार्यता मतलब व्यवहार्यता है का पता लगाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति की गठन की गई है, ठीक है ना। तो ये आपको रामनाथ कोविंद के मतलब अध्यक्षता में, रामनाथ कोविंद जो कि पूर्व क्या है कि आपको राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर जो आपको सी है वो राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ये सब हल्का करंट सब है। देखिए कह रहा है कि देश का, ठीक है ना, 54वां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो आपको 450 करोड़ रुपए की क्या होगी, क्या आपको लागत से बनेगी, वह आपको क्या है कि आधारशिला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ रखा गया है? तो इसका जो आधारशिला है ना वो आपको वाराणसी में जो है रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और इस यह कितने की लागत से बन रहा है? तो 450 करोड़ की लागत से, और इसकी जो क्षमता है वो आपको क्या है? तो 30,000 दर्शकों की क्षमता है, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश में अब 3 बड़े स्टेडियम हो जाएंगे, ठीक है ना। एक आपको कानपुर में, लखनऊ और फिर आपको वाराणसी में। चलिए अब हम चलते हैं 34 में। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो आपको कहाँ है? तो साथियों, भारत का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना, वो आपको नागार्जुन जो श्री सैलम अभ्यारण्य ये है, और यह आंध्र प्रदेश के 5 जिलों में क्या है कि आपको फैला हुआ है। उसके बाद है आपको देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको मध्य प्रदेश में, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यह जो है आपको उत्तराखंड में, देखिए सबको आपको याद रखना है। रणथंभौर जो हो गया ये आपको राजस्थान में, कहाँ है? राजस्थान में। तो आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए कितना बार कि रणथंभौर जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो क्या कहेंगे? राजस्थान। जिम कॉर्बेट कहेंगे तो ये आपको उत्तराखंड। कान्हा कहेंगे तो ये आपको मध्य प्रदेश। नागार्जुन श्री सैलम अभ्यारण्य कहेंगे तो ये आपको आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के 5 जिलों में यह फैला हुआ। तो सोच सकते हैं कि ये सबसे बड़ा होगा ही। तो 34 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 35 में क्या करें कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो साथियों, यह जो मनाया जाता है 1 मई को, किस लिए मनाया जाता है? तो श्रमिकों को उसके मतलब जो हित है उस हित के रक्षा के लिए और उसको अपने अधिकारों के प्रति जागृत करने के लिए मनाए जाते हैं 1 मई को। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होती है? तो देखिए, तो घेंगा रोग जो होती है ना, आयोडीन की कमी से। तो जिन क्षेत्रों के जल में आयोडीन की मात्रा नहीं होती है उन क्षेत्रों में घेंगा रोग होती है। तो देखिए, तो आयोडीन की कमी से क्या होता है कि जो हमारी थायराइड ग्रंथि है उसमें आपको सूजन आ जाती है, ठीक है ना, और इसी वजह से घेंगा या गलकंड रोग जो है वो आपको होती है, ठीक है ना। तो ये जो आयोडीन है, तो आयोडीन की मात्रा को प्राप्त करने के लिए क्या है कि आपको पोटेशियम आयोडाइड का जो होता है वो आपको प्रयोग किया जाता है। तो इसे भी आपको याद रखना है। तो 36 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 37 में। देखिए क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली, ठीक है ना, का सिद्धांत जो है किस नियम पर आधारित है? तो देखिए, तो ये जो ट्रांसफार्मर का कार्यप्रणाली है वो आपको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत जो दिया था, कौन दिया था? माइकल फैराडे। इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। सापेक्षता का सिद्धांत कहेंगे तो वो आपको कौन हो जाएंगे? तो ये आपको सापेक्षता का जो सिद्धांत है, तो ये जो सिद्धांत दिए थे वो आपको अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिए थे। उसका था न्यूटन। ये आपको गति का क्या किए थे कि आपको नियम दिए थे, और गति के इन्होंने 3 लोगों को क्या किए थे कि आपको बताए थे। तो इससे आपको याद रखना है, और सारे गति के नियम से संबंधित चीज को आपको याद रखना है। और गति के क्या है कि द्वितीय नियम से जो होता है बल का व्यंजक प्राप्त होता है F बराबर ma। तो ये सभी आपको याद रखना है। तो यहाँ से हम आपको ये बात बता रहे हैं कि देखिए कि गति फिजिक्स का जो ये सब टॉपिक्स है उसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा, क्योंकि सारे चीज आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 38 में कह रहा है कि लोहे पर जंग लगना कैसी अभिक्रिया है? तो भाई मेरे, लोहे पर जंग लगना जो है आपको रासायनिक अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो देखिए और भी एग्जाम्पल जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया का, भौतिक अभिक्रिया का। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या है, भौतिक अभिक्रिया में क्या है। तो जैसे देखिए पानी का जमना, पानी का उबलना, मोम का पिघलना, कांच का मतलब टूटना, पानी में चीनी घोलना, बालू और पानी का मिश्रण, ठीक है ना, ये सब आपको कैसा मतलब क्रिया है? तो कहेंगे आपको भौतिक क्रिया। उसके बाद है दूध से दही जमना, भोजन का पचना, लकड़ी का जलना, लोहा पर जंग लगना, अगरबत्ती का जलना, ये सब जो है आपको रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है ना। तो इसे आपको बढ़िया से देख लेना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। लोहे पर जंग लगना मतलब रासायनिक अभिक्रिया है, और लोहे पर जंग लगने से लोहा का जो भार होता है वो आपको बढ़ जाता है। चलिए 39 में क्या करा है सुनिए। करा है कि एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन जो है किससे मापी जाती है? तो देखिए, तो एक उड़ते हुए चक्के की जो प्रति सेकंड घूर्णन होती है ना, वो आपको स्ट्रोबोस्कोप से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब जो होते हैं वो आपको क्या होते हैं? मापे जाते हैं। उसके बाद एनीमोमीटर से जो होता है आपको वायु का वेग जो होता है वो मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से जो होता है सापेक्षिक आर्द्रता जो होता है मापा जाता है, ठीक है ना। और हाइड्रोमीटर कहेंगे तो इससे आपको सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है। एक बार मेरे साथ इसको रिकॉल कर लीजिए। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को, एनीमोमीटर से जो होता है पवन के वेग को, हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता को, और स्ट्रोबोस्कोप से क्या होता है कि उड़ते हुए चक्के का जो होता है घूर्णन, उसका जो गति होता है वो आपको मापा जाता है। तो ये सारे चीज आपको याद रखना है। तो 39 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 40 में आज के सेशन का यह लास्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि कम तापमान को मापने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, या कह रहा है कि कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो साथियों, कम तापमान को मापने वाले जो यंत्र होते हैं वो आपको क्या होते हैं? क्रायोमीटर होते हैं। क्या होते हैं?
क्रायोमीटर, जबकि पायरोमीटर जो होता है ये आपको क्या होता है कि उच्च तापमान को मापने के लिए जो होता है आपको प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और टेकोमीटर जो होता है घूर्णन वाली जो चीज होती है उसके गति को मापने के लिए क्या होता है कि टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो 40 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। तो उम्मीद है मेरे भाई कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है ना। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग अपने दोस्तों में भी इसे शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी प्यारे साथियों से सुविधा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।